तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है ये मुझे तो पता ही है, आपको भी पता है इंटरव्यू क्या होता है। स्टार्टिंग में इंटरव्यू को लेके बहुत मिथिक्स थी, उन्हीं को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, कुछ बुरा मान जाते कुछ खुश होते। अब आज के टाइम पे इंटरव्यू एक कॉमन चीज बन चुकी है, आपको भी पता होता है कि कैसे एक इंटरव्यू लिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, हम पुराने टाइम की कुछ मिथ्स को इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। पुराने टाइम में इंटरव्यू कैसे लिए जाते थे और उसको लेके लोगों की क्या सोच थी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड MCQs सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। उसके अलावा वीडियोस भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी देखनी है तो वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, चाहो तो देख सकते हो। अब जो है यहाँ पे शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? दो लोग बैठे हैं, दो महान लोग, हम दो लोगों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, दो महान लोग, टू ग्रेटेस्ट पीपल कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। हम सवाल जवाब की बातें करते हैं। सर बताइए आप सक्सेस कैसे हुए? तो उधर से सर बोलेगा मैंने तो बस ये सोचा था कि बस हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ मैं। सर बताइए तो प्लीज, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपकी सक्सेस के पीछे राज क्या है, क्या आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट की? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, अलग अलग टाइप के। मतलब अगर उसका जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, अगर कोई बुरी दुर्घटना उसके साथ हुई होगी तो उसको वो भी याद आ जाती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। अब जो है यहाँ पे इतने सारे नाम है, VS नाइपुल, लेविस कैरोल, रेडग्यार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स, सॉल बेलो, डेनिस बैरियन, अम्बर्टो इको, मुकुंद, क्या नाम है ये, पद्मनाभन, रोलैंड बार्टिस। और ये एपिसोड है, 2 एपिसोड है जो कि है मियामी वाइस एंड इमरजेंसी रूम। अब ये देखो, आप अगर नाम याद करने बैठोगे, अकेला चैप्टर थोड़ी ना याद करना, आपको पूरी बुक याद करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो इतने नाम याद नहीं रहते, ठीक है, इतने सारे नाम याद नहीं रहते। इन्होंने कुल मिला के एक ही बात कही थी। क्या कहा था? कि जो ये हम लोग इंटरव्यू देते हैं ये घटिया है, हमें इसमें मजा नहीं आता, ठीक है। अब मैं एक एक की बातें जो है इन्होंने लिख रखी है, बाकायदा सेंटेंसेस लिख रखे हैं कोट्स के अंदर, कोट्स टाइप का, तो उसको मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर भावनाएं बदल जाएंगी, ये बंदे बुरा मान जाएंगे इतने सारे। अब चैप्टर में ऐड किया तो बता देता हूं मैं। देखो पहले आती है बारी VS नाइपुल की। इनका मानना था फील्स दैट समवन पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। उनको लगता था कि वो अपने शरीर का एक हिस्सा गवा देते हैं अगर वो इंटरव्यू देते हैं। मतलब कि जैसे पुराने टाइम में ना एक मिथ चलती थी, अगर आप अभी फोटो ले रहे हो, मेरा फोटो ले लिया या अपना फोटो ले लिया, सेल्फी ले ली, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस टाइम पे ना, स्टार्टिंग में जब ये कैमरा वैमरा डिजाइन आया था, स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम पे लोग सोचते थे मैंने आपका फोटो लिया और आपने, मतलब मैंने जिसने फोटो लिया बंदे ने, तो उसने जो है जिसका फोटो लिया गया है तो उसकी आत्मा चुरा ली है। वाह व्हाट अ मिथ। अब ऐसी ऐसी मिथ चलती थी और इसका क्या मानना था? इसका ये मानना था कि इंटरव्यू जब लेते हैं हमारे शरीर का एक हिस्सा चुरा लेता है इंटरव्यू, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। अब देखते हैं लेविस कैरोल के बारे में। अब लेविस कैरोल बोलते हैं द क्रिएटर ऑफ एलिस, ये क्रिएटर थे एलिस के, इन द वंडरलैंड के अंदर, वो सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड नेवर कंसेंटेड टू बी एन इंटरव्यूड। इन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया अपनी जिंदगी में, क्योंकि इनको इंटरव्यू देने से डर लगता था, हॉरर था इनके अंदर। भूत का डर होता है ना, वैसे इनके अंदर भी डर था, इंटरव्यू का, डरपोक मानुस था ये तो। अब देखते हैं उसके बाद में आते हैं रुडयार्ड किपलिंग। ये खतरनाक बंदा था बिल्कुल। इसने क्या किया, इसने तो पूरा ब्लेम कर दिया बंदे को। इंटरव्यू लेने आता है कोई बंदा, चल यार मना कर देते, मेरे को नहीं देना, नहीं, इसने तो कानूनी दावपेच खेले। क्या खेला? कानूनी दावपेच। बताते हैं उसकी वाइफ कैरोलिन, ठीक है।
अबे भाई कितने नाम लिखता मैं बोर्ड पे, नहीं लिखने वाले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इतने सारे भी मत याद रखना, ये नाम और ये दो याद रखना, खत्म बात चैप्टर की। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इसकी पत्नी थी कैरोलिन रुडयार्ड किपलिंग की। 14 अक्टूबर 1892 में उन्होंने जो है एक डायरी लिखी, और डायरी के अंदर जो है उन्होंने रिच्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, तो इनके बारे में लिखा, रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू के बारे में उसने बताया। और मतलब ये बोला गया उसके अंदर, उसने जो डायरी में लिखी, जो भावनाएं व्यक्त करी, तो उसमें बताया गया कि ये जो है हमारे कानूनी अधिकारों का हनन कर रहा है, हमें जो है एकांत का अधिकार है, ये है वो है, ऐसी इधर उधर की बातें मिल मुला के ये कंक्लूजन निकला कि ये जो है हमारा जीना हराम कर देते हैं, हमें शांति चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका मानना था। उसके बाद आते हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स इंटरव्यू दिया था इन्होंने 1894 में। रेफर टू एज द इंटरव्यूइंग ओरडील, ये बताते हैं कि जो इंटरव्यू है वो ओरडील है। क्या है? ओरडील। अब ओरडील क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड आएगा ओरडील। ये ओरडील क्या होता है? ओरडील होता है दुखदाई, कष्ट देता है ये इंटरव्यू। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा जितने बंदे हैं उनकी कुल मिला के सोच ऐसी है कि इंटरव्यू खराब चीज है। जैसे अब भी कुछ लोगों की सोच ये है कि मोबाइल खराब चीज है, मत देखो इसको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लोगों की सोच क्या थी कि ये ओरडील है, दुखदाई है, खराब है, घटिया चीज है, इसके पीछे मत भागो। आगे चलते हैं। सोल बेलो। अब सोल बेलो का क्या मानना था? हु कंसेंटेड टू द इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, बहुत सारे ओकेजन्स पे इन्होंने इंटरव्यू दिया। नेवरलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन द विंड पाइप, ऐसा लगता है जैसे कि इसका मानना था कि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो ये हमारा गला घोट के मार देता है, मतलब खतरनाक ही सोच है भाई बंदों की। तो सोल बेलो इनका क्या कहना है कि ये जो है हमारी विंड पाइप जो होती है ना, ये वाली पाइप, इसको चोक कर देता है, बंद कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना, मारने की साजिश। तो ये इसका मानना था। अब रह गया आखिरी बंदा, डेनिस ब्रायन। डेनिस ब्रायन क्या लिखते हैं इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में? ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। पावर एंड इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रभाव डालता है उस बंदे के ऊपर जिससे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, दो बंदे होते हैं ना, एक इंटरव्यूअर होता है और एक जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जो इंटरव्यूअर होता है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, तो वो दूसरे के ऊपर अपना जो है एक रुतबा सा जमा देता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा घबराहट सी आने लगती है, वो कमजोर पड़ता है, उसकी शक्तियां चली जाती हैं। वाह भाई वाह। अब देखो ये तो थे इतने अजीबोगरीब नाम। यहाँ पे आती है मेन स्टोरी। यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया गया है आपको इस चैप्टर के अंदर। अब आपको पता तो लगे क्या घटिया चीज चाहिए या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक राइटर है अम्बर्टो इको, जो कि बहुत फेमस है। सेमियोटिक्स नाम की एक उन्होंने बुक निकाली। सेमियोटिक क्या होता है? जैसे हम ऐसे बात करते हैं ना साइंस के थ्रू, अब आपको तो कुछ नहीं समझ में आया हो, मुझे भी नहीं आया, बाकी ऐसे साइन होते हैं। ठीक है, अजीब अजीब से साइन होते हैं जो कि जिनकी आवाज नहीं होती, वो बताते हैं बोल बोल के, मतलब बोल के नहीं, मतलब साइंस के थ्रू समझाते हैं, तो उसको सेमियोटिक्स बोला जाता है, उसकी स्टडी को। ठीक है, तो अम्बर्टो इको ने जो है उसके मतलब बहुत पेचीदा मामला ये, अगर आप समझने बैठोगे तो बहुत टफ चीज पड़ती है। और लोगों को आमतौर पे जब कुछ भी स्टोरी लाइन या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा पसंद नहीं होता कि एक डिफिकल्ट सा चैप्टर, अब मान के चलो ये चैप्टर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरा मन करेगा इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने का? दोबारा क्या, पहली बार अगर पता लगे ना कहीं से ये चैप्टर घटिया है, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे होते हैं लोगों के अंदर फीलिंग्स। ये तो देखो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे वीडियो बनानी है आपके लिए तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये एग्जाम में नहीं आता, ये बुक आपकी एग्जाम में से हटा दी गई, जैसे अब 2021 में सिलेबस हटा दिया गया था आपका, तो क्या आप इसको पढ़ोगे? आपको ने वो चैप्टर्स पढ़े जो एग्जाम के सिलेबस में नहीं थे? ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि आपको नहीं फालतू में माथापेची करनी, मतलब भेजा खराब नहीं करना उधर। अब जो है वैसे ये लोग सेमियोटिक्स को भी नहीं पढ़ना चाहते थे, बहुत ही रेयर बंदे से जो पढ़ते थे, कोई कोई होता है यार। अब देखो अम्बर्टो इको, इनके फेमस थे ये और काफी एक्सपीरियंस था, टीचर भी थे ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब बहुत। और ये आमतौर पे संडे के दिनों में ही अपनी जो है जो भी लिखते थे वो संडे के दिन लिखते थे, बाकी दिन अपना टीचिंग का काम करते। अब जो है मुकुंद पद्मनाभन, ये जो है इसका इंटरव्यू लेने आया द हिंदू, एक जो है अखबार है द हिंदू,
तो उसके लिए जो है ये इंटरव्यू लेने आया अम्बर्टो इको का। कौन सा अखबार है? द हिंदू। याद रखना, अखबार का नाम पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, द हिंदू, याद रखना। अब जो है हम यहाँ पे अम्बर्टो इको तो सीधा, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, मुकुंद बोलेंगे इसको सीधा। इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ये पहुंचता है लिफ्ट के अंदर, पहले जा रहा था, स्टार्ट करता है ये जो है मुकुंद, जो है द इंग्लिश नोवेलिस्ट एकेडमिक डेविड लॉज वन रिमार्क्ड, बोलता है डेविड लॉज ने, जब वहां पे बातचीत तो होती है ना, आपस में बातचीत ही कर रहे हैं वो एक तरीके से, तो मुकुंद बोलता है कि एक जो नोवेलिस्ट था उसने बोला था, डेविड लॉज उसका नाम था, तो उसने कहा था आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मतलब उसका ये, वो बोलता था कि एक ही आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है भाई, मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता। वो रिमार्क कर रहा था अम्बर्टो इको को, क्योंकि वो देखो नोवेलिस्ट था, टीचर भी था, है ना, कई सारी चीजें, कई सारी स्पेशलिटीज उसके अंदर थी, तो उसके लिए वो स्टार्टिंग इस तरीके से करता है कि कैसे, मुझे यकीन नहीं होता एक बंदा इतने सारे काम कैसे कर सकता है। उसके बाद अम्बर्टो इको बोलते हैं यहाँ पे, मे बी आई हैव गिवन द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक टाइम पे एक ही चीज करता हूँ, आपको दिख रहा है मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, क्या जवाब दिया है। मतलब ये बंदा तो पूछ रहा है कि कैसे कर लेते हो आप इतने सारे काम, और वो बोलता है क्या तुम्हें दिखा मैं बहुत सारे काम, मैं तो एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ, फालतू काम मैं नहीं करता। अब मुकुंद पूछता है कौन सा काम है भाई वो, मतलब सर जो भी लगाते होंगे, तो वो कौन सा काम है, तो अम्बर्टो इको बोलते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है, इसको मैं बता नहीं सकता। अब मान के चलो आप ऊपर आ रहे हो लिफ्ट में, 3 मंजिल ऊपर आए हो, तो जब तक आप ऊपर आए हो सकता है मैंने कुछ लिख डाला हो इतनी देर में ही, तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है, वो देता है एम्प्टी स्पेस का। एम्प्टी स्पेस, ये वर्ल्ड जो है एम्प्टी है, दुनिया खाली है, बिल्कुल खाली, स्पेस ही स्पेस है, जैसे तारे, चांदों के चांद, तारों, स्टार्स, मून्स, ठीक है, इन सारी चीजें, गैलेक्सीज, उनके बीच में बहुत स्पेस है। और बोलता है कि अगर इनका सारा स्पेस गायब कर दिया जाए पूरा, तो वो एक फिस्ट के अंदर आ जाएगी, एक मुट्ठी के अंदर वो आ जाएगा। इतना बड़ा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज है, सब कुछ वो इतने से में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो एग्जाम्पल दे रहा था। अब जो है आगे बताते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था इस चीज को। अब जो है, और उसके बाद में वो हंस देता है उस चीज़ को लेके कि मैंने भी जो है इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख दिया है ऑलरेडी। तो अब देखते हैं, मुकुंद बोलता है नॉट एवरीवन कैन डू ऑफ कोर्स। हाँ सर, वो बात सही है आपकी, मतलब हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि, मतलब आप बाद में एग्जाम्पल देता है, पहले तो एम्प्टी स्पेस का बताता है, उसके बाद में बोलता है जब तक आप ऊपर आए, मैंने जो है आर्टिकल भी लिख दिया इतनी देर में। तो बोलता है मुकुंद की हाँ, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, स्पेशलिटीज होती हैं कि कुछ कुछ लोगों की। अब जो है अम्बर्टो इको इसको बोलते हैं कि मैंने जो है पहला अपना डॉक्टरल डिस्ट्रेशन दिया था इटली के अंदर, तो वहाँ पे जो है ना टीचर्स को बहुत पसंद आया था वो जो स्टाइल में एक्सप्रेशन दिया था मैंने। तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर तो बुक लानी चाहिए, मतलब लिख के लोगों को बताना चाहिए, आम लोगों को। और मैंने लिखा, पब्लिश किया और चल पड़ा। क्या झमेला क्या था। और बताता है एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में, इंपॉर्टेंट बात है कब, 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टैंड स्कूलरी बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। और मुझे समझ में आया कि 22 साल की उम्र में, याद रखना एज क्या थी, 22 ईयर्स, अब ये बड़े हो चुके हैं। उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया कि जिस स्टाइल में मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन अपनी दी थी ना, तो उसी स्टाइल में मैं जो है लोगों के साथ जो साइंस है उसको शेयर कर सकता हूँ। ये साइंस का एक टॉपिक है सेमियोटिक्स, तो इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी टॉपिक्स जो है मैं शेयर कर सकता हूँ अपने स्टाइल में, या फिर जिस स्टाइल में लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब जो है वो बताता है कि मुझे मेरे दोस्त की याद आती है जिसका नाम था रोलैंड बार्थीस। रखो ना रखो याद, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बोलता है कि मेरा दोस्त जो है वो नोवेलिस्ट नहीं था, ठीक है, वो एसेइस्ट था, ऐसे लिखता था, मतलब पैराग्राफ लिखते हैं। अलग अलग कैटेगरी बांट रखे इन लोगों ने कि मैं इस टाइप का कंटेंट लिखूंगा, मैं इस टाइप का, जैसे एक यूट्यूब के ऊपर होता है ना कि एक टेक चैनल है, टेक की वीडियो बनाएगा, एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन की वीडियो बनाएगा, ये चैनल है, एजुकेशन में भी होता है कि नौकरी की बनाएगा या फिर किसी एक पार्टिकुलर क्लास की बनाएगा, हिंदी की बनाएगा कि इंग्लिश की बनाएगा, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही सेम जो है इन्होंने भी बांट रखा था। और
रोलैंड बार्थेस ये एक एसेइस्ट था और ये पछताता था कि मैं एसेइस्ट क्यों हूं। और जबकि अम्बर्टो इको एक नोवेलिस्ट थे, ये प्रोफेशन से जो है टीचर थे, लेकिन ये जो है जो संडे को नोवेल लिखा करते थे, ना कि ऐसे लिखते थे। ठीक है, और इसको दुख होता था क्योंकि जो नोवेल थे वो चलते थे मार्केट में, ऐसे नहीं चलते थे। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं पैसे का मामला था यार। अब जो है यहाँ पे बताता है ओवर 40 ईयर्स, 40 साल बीत गए इस बात को, ये तो मर गया बेचारा। अब इसकी जो ख्वाहिश थी नोवेलिस्ट बनने की वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में जो है 40 साल बीत चुके हैं, ओवर द 40 ईयर्स, और मैंने जो है एक अमंग दैम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, मैंने सेमियोटिक्स के ऊपर काम किया है और उसको अपने नोवेल में लिख दिया। अब जो है बारी आई उसको पब्लिश करने की। पब्लिश करना होता है ना, मतलब एक आपने किताब लिखी और उस किताब को फिर वर्ल्ड वाइड बांटना भी है ना, तभी तो पढ़ेंगे लोग, ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा कि आपका दिमाग कितना तेज है, क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो वहां पे जो है ना उस पॉइंट पे जाके उसको दिक्कत आ रही थी, उसको पब्लिश तो करवानी थी, लेकिन कोई भी जो पब्लिशर था वो राजी नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि इसकी जो है ना 3000 कितनी 3000 कॉपी एट मैक्स यूएस के अंदर बिक पाएंगी, बहुत ही कम अमाउंट थी जो कि, और उन एक बंदा मान गया और उसने 3000 कॉपी के हिसाब से उसको पैसे भी दे दिए कि मैं इतनी बेच पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेंगी। लेकिन वक्त और जज्बात बदल गए, जब चलता है कुछ पता नहीं क्या हुआ, और इसकी जो 3000 की सोच थी वो बदल गई। और यहाँ पे सिर्फ अमेरिका के अंदर जो है 3 मिलियन, समझ रहे हो, 30 लाख कॉपियां बिक गई। मतलब कि जिस बंदे ने, जिस पब्लिशर ने उसको सोचा था कि सिर्फ 3000 बिकेंगी, वो भी एट मैक्स, जबकि वहां पे कितनी बिक गई 3 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी। एज उनकी थिंकिंग की 3 से 4 हो जाती, 5 7 तो चलता है, क्योंकि सोच एक लिमिटेड होती है, लेकिन इतनी बड़ी सोच नहीं थी किसी की। और इसको खुद नहीं पता चला अम्बर्टो इको को कि ये फेमस कैसे हो गई। और टोटल जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी जो कॉपियां थी वो बहुत ज्यादा बिकी हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, लेकिन इसका ये मानना नहीं था, ये मानता था कि ये तो बहुत कम है। अब दुनिया की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो लगभग उस टाइम पे 600 मिलियन थी, यानी कि 6 बिलियन बोल सकते हो। 600 मिलियन उस टाइम पे पॉपुलेशन थी और इसकी जो कॉपियां थी वो 15 मिलियन के आसपास बिकी, जो कि बहुत ही छोटी सी अमाउंट थी, बता रहा था वो उसको। अब जो है वो बताता है कि मैं जो है, अब बोलता है कि आप हर टाइम ऐसे कैसे लिख लेते हो, ये वो ऐसे मुकुंद पूछ रहा था उससे। तो वो बोलता है कि मैं हर टाइम ऐसा नहीं करता, मैं सिर्फ संडे के दिन करता हूँ, ऐसे नहीं है रोज रोज लिखते फिरो। और बताता है कि तुम एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, तुम समझ जाओगे। मतलब वो बंदा बता रहा है अम्बर्टो इको, तो मैं जो है ना रात को मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम देखता हूँ। कौन से 2 एपिसोड देखता है अम्बर्टो इको? मियामी वाइस, इमरजेंसी रूम, ये 2 नाटक मैं देखता हूँ रात के समय में, वो भी कब 9 PM 9 डिनर के बाद में जो है मैं उसको देखता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन देखता हूँ, मैं सिर्फ रात के टाइम पे देखता हूँ, मुझे एक पार्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं पूरा दिन देखते फिरेंगे और बस और कुछ काम ही नहीं है हमको। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तरीके से मैं जो है नाटक वाटक देखता हूँ, उसी सेम वे में कि मैं संडे में लिखता हूँ, मैं हर टाइम उसको लिखता नहीं फिरता। अब जो है उसके बाद में बोलता है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, घुमा फिरा के, जैसे यूट्यूबर से पूछा जाता है, जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, सर आपकी कमाई कितनी होती है, व्हाट इज योर इनकम, है ना, ऐसे ही जो है इनसे पूछा जाता है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपको कैसे मतलब आइडिया आया कि ये मतलब इतनी सारी कॉपियां कैसे बिक गई, वो उससे पूछ रहे हैं। और बोलता है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे बिक गई। ठीक है, सोचा तो बहुत कम का था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिक गई, जो कि हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा थी। एक मिस्ट्री है, कोई इसको नहीं बता पाएगा, और मैं खुद भी नहीं बता सकता, और तुम पता भी नहीं लगा सकते। वाह भाई वाह। उसके बाद में टाटा बाय बाय, धन्यवाद सर, आपने इतनी देर तक इस इंटरव्यू में सहन किया हमको। ठीक है, इस तरीके से एक इंटरव्यू खत्म होता है, जो कि आप समझ गए हो, एक बातचीत होती है आमतौर पे। आप YouTube के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज देखते भी होंगे, कोई जो फेमस पर्सनालिटी है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे बातचीत करी जाती है कि सर आपकी कमाई कितनी है, आपका स्टार्टिंग स्ट्रगल कैसा रहा, आपने क्या किया, आपको परेशानियां कहाँ पे आई, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया,
आपने यही काम क्यों चुना, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। तो इस मुकुंद और अम्बर्टो इको की ये बातचीत थी जो कि मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले, और इसमें से ही क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है। ठीक है, देखो अगर वन वर्ड या मतलब एमसीक्यू टाइप का आएगा या वन लाइन का 1 नंबर का आएगा तो मियामी वाइस, इमरजेंसी रूम, ये 2 नाटक है जो देखता है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके अलावा देखो इनमें से नहीं पूछा जाता, इनमें से रैंडम है यार, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है पूछा जाएगा। आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा रुडयार्ड किपलिंग को कि हाँ इसका कर लेना, इसका भी मतलब थोड़ा सा जो है ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ जरूरत किसी की नहीं है, इनमें से बहुत ही रेयर चांस होता है कि हाँ 90 में से एक बार आ जाए, आता नहीं है। ज्यादातर अम्बर्टो इको और मुकुंद का जो इंटरव्यू है उसी के अंदर से जो है क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये था वीडियो के अंदर, वीडियो करते हैं खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना ताकि अपडेट दूं तो टाइम से मिले।